अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एनिमल सिस्टमेटिक्स क्लासिफिकेशन। इसके जो कुछ इन डेप्थ रूल्स हैं और किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज करते हैं। फॉलोइंग ग्रुप्स यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन। तीन तरह के ग्रुप्स हम आमतौर पे डिस्कस करते हैं। वन इज़ द मोनोफाइलेटिक ग्रुप। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि दो टर्म्स यूज़ होती हैं। वन इज़ द ऑन्टोजनी एंड सेकंड इज़ द फाइलोजनी। कोई भी जानदार जो होता है उसकी दो लाइफ हिस्ट्रीज होती हैं। एक वो है जब वो एग से उसमें डिवीजन शुरू होती है, एम्ब्रियो बनता है और वो अडल्ट बनता है, इंडिविजुअल बनता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये उसकी ऑन्टोजनी है, लाइफ हिस्ट्री। एक उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है कि वो आया कहाँ से, किस ग्रुप से आया, एवोल्यूशनरी उसकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई है। तो इसको फाइलोजनी कहते हैं। तो हम ज़्यादातर जो सिस्टमैटिक्स है उसमें फाइलोजनी यूज़ करते हैं। सो मोनोफाइलेटिक का मतलब ये है कि ये जो स्पीशीज़ हैं इनका ओरिजिन एक है। सो द ग्रुप्स शोइंग सिमिलैरिटीज़ ड्यू टू सिंगल एंसेस्टर्स आर कॉल्ड मोनोफाइलेटिक ग्रुप, and the classification based on monophyletic group is called monophyletic classification. This classification shows evolutionary relationship. The species should have a single ancestral species and all the descendant should arise from the single ancestor. जो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, जो हम कहते हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर हम रख रहे हैं, तो उनका एंसेस्टर भी एक होना चाहिए जहाँ से वो अराइज हुई हैं। सो द टेक्सोनोमिस्ट लुक फॉर कैरेक्टर्स for searching out monophyletic groups and these characters indicate relatedness. अब एक कैरेक्टर क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। एक कैरेक्टर इज एनीथिंग that has a genetic basis and can be measured from an anatomical features to a sequence of nitrogenous bases in the DNA and RNA. इसका मतलब ये है कि कोई अगर फीचर आपको डेवलप होती है तो उसका एक तो वो एनाटॉमिकल होना चाहिए, वो फिज़िकली नज़र आनी चाहिए और उसका वजूद होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसका जेनेटिक बेस होना चाहिए, वो जेनेटिकली ओरिजिन हुई हो। उसकी मैं मिसाल आपको दे दूँगा। आपके हाथ जो हैं वो नरम हैं, अगर आप काम करते हैं आपके हाथ सख्त हो जाते हैं और उस पर थोड़ी हार्ड वाट्स बन जाते हैं, लेकिन ये एनाटॉमिकल नहीं है, ये बेसिकली कैरेक्टर नहीं है, इसके पीछे डीएनए नहीं है। आपको कोई स्कार लगता है, आपकी जिल्द जल जाती है, कोई कट लगता है तो आपके दाग रह जाता है, तो वो कैरेक्टर नहीं है, उसके पीछे डीएनए या आरएनए जेनेटिक बेसिस नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, आने वाली जनरेशन में नहीं होगा। यो आपके अगर ट्रीटमेंट होगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो कैरेक्टर वो है जो जीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो डीएनए प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो स्पीशीज़ जो एक ही एंसेस्टर से आए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक मिलते होने चाहिए। सो दूसरा ग्रुप जो है वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स हैं। ये वो ग्रुप्स होते हैं कि जिनमें सिमिलैरिटीज़ तो हैं लेकिन उनके एंसेस्टर्स मुख्तलिफ हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हो गए या हमारा नॉलेज पूरा नहीं है। सो ईच ग्रुप हैज़ ए सिंगल एंसेस्टर, ईच ग्रुप। तो अगर स्पीशीज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा ग्रुप उसके अंदर एक से ज़्यादा एंसेस्टर है तो दो ग्रुप बनेंगे। सो इसलिए हम उसको पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। सो ए पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इंडिकेट्स इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप। उसमें जो हमारे पास नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे रिसर्च होती है पता चले कि एक ही एंसेस्टर था। तीसरा ग्रुप जो टेक्सोनोमिस्ट इस वक्त डिस्कस करते हैं या जिसको आर्बिट्रेरीली बनाते हैं या वक्ती तौर पर बनाते हैं, वो पैराफाइलेटिक ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो टेम्परेरी बनाया जाता है और इसमें आम तौर पे दो डिफरेंट लिनिएजेस होती हैं। पैराफाइलेटिक ग्रुप्स आर फॉर्म ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप एंड दीज ग्रुप्स आर फॉर्म टेम्परेली। इट इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द लीनिएज। दो लीनिएजेस के ग्रुप के लोग पाए जाते हैं इसके अंदर। सो पैराफाइलेटिक ग्रुप्स जो हैं ये वक्ती तौर पे बनते हैं और फिर जैसे जैसे हमारी तहकीक बेहतर होती जाती है तो ये मोनोफाइलेटिक की तरफ
चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें पता चलता है कि उसमें एक मसला ये भी होता है कि बाज़ का जिनको हम रिलेटेड स्पीशीज़ समझ रहे होते हैं वो रिलेटेड होती नहीं है, तो वो स्पीशीज़ ही किसी और ग्रुप में चली जाती हैं अगर उनका एंसेस्टर एक नहीं है। तो ये फिगर देख के आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। और असेंबलेज ऑफ स्पीशीज़ 1 to 8 इज़ ए पॉलीफैलेटिक ग्रुप। ये स्पीशीज़ 1 2 3 4 5 6 ये एक एंसेस्टर है और 7 8 दूसरे, तो ये पॉलीफाइलेटिक हैं। इन स्पीशीज़ का अगर एक ग्रुप बनाया जाए तो इन 2 एंसेस्टर्स हैं। 1 to 6 स्पीशीज़ हैव डिफरेंट एंसेस्टर दैन द स्पीशीज़ 7 8। assemblage of species 3 to 6 is a paraphyletic। so 1 to 6 जो है ये 3 to 6 ये पैराफाइलेटिक है। इसके एंसेस्टर जो हैं वो और हैं और 6 के और हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही एंसेस्टर है। तो आगे जाके जैसे ही स्पीशीज़ फैली हैं तो 2 अलग अलग लीनिएज हो गए, एक ये लीनिएज हो गई है, एक ये लीनिएज हो गई है, तो इसको हम पैराफाइलेटिक कहते हैं। अगर हम स्पीशीज़ 1 to 6 को देखें तो ये मोनोफाइलेटिक है, इनका एक ही आप देखें एंसेस्टर है। तो ये 3 मुख्तलिफ ग्रुप, असेंबली स्पीशीज़ 1 to 6 इज़ ए मोनोफाइलेटिक। अगर 1 to 6 को देखें मोनोफाइलेटिक है, ठीक है। और अगर हम 3 to 6 को देखें तो ये पैराफाइलेटिक है, और इस सारी को देखें तो पॉलीफाइलेटिक है। स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, ये आप देखें 1 2 3 एक ग्रुप है, 4 5 6 एक ग्रुप है, तो लेकिन इनका एंसेस्टर एक है, आगे जाके 2 अलग ग्रुप हो गए, ये पैराफाइलेटिक है। अगर ये 8 की 8 एक साथ लेते हैं तो ये पॉलीफाइलेटिक है, ये 2 अलग अलग लीनिएज अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, और इसका एंसेस्टर और है, इसका एंसेस्टर और है, लेकिन मिलती जुलती हैं। और अगर हम सिर्फ 1 to 6 को ओवरऑल देखें तो उनका एंसेस्टर एक है, इसलिए उसको हम मोनोफाइलेटिक कहेंगे अगर सबको कंसिडर करें। अगर ये 3 अलग करें, ये 3 अलग करें तो ये पैराफाइलेटिक है। तो ये 3 ग्रुप हैं, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। तो ये आपने याद रखना है, बाज़ वक़्त कंफ्यूज करती हैं चीज़ें, इसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको बहुत कंफर्म हो जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आ भी जाता है, और ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके MCQs वगैरह में भी ये आ जाते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होंगे।